जय हिंद दोस्तों। मैंने इसके पहले मैंने राज्य का विकास राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, इसका सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा किया था। अभी हम इसमें चर्चा करेंगे इस राज्य के विकासवादी सिद्धांत। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं राज्य का दैवी सिद्धांत या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, बल सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, समझौता सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत का हमने इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे राज्य का विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कौन है? इस सिद्धांत के समर्थक यार, ये कर्सर क्यों नहीं चल रहा है? इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? इस सिद्धांत के समर्थक गार्नर है, वर्गेस हैं। गार्नर है, वर्गेस हैं। ये वर्गेस गार्नर है, वर्गेस है, मैकाइवर है, ब्राइस जैसे आधुनिक विचारक हैं। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है? इसके मानने वाले लोग क्या मानते हैं कि राज्य राज्य कैसे बना? राज्य इतिहास का फल है। लोग कहते हैं कि राज्य जो है किसी एक चीज से नहीं बना, बल से नहीं बना है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, माता की ओर से सिर्फ नहीं बना, पिता की ओर से नहीं बना। ये कहते हैं कि इतिहास का फल है, इतिहास में जो जो हुआ सभी का देन है। ठीक है। गार्नर कहते हैं राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है, राज्य का निर्माण नहीं। सारे सिद्धांत क्या कहते हैं? निर्माण हुआ है। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है निर्माण नहीं विकास हुआ है। आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है। क्योंकि गार्नर जो है, गार्नर सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। इसलिए गार्नर को आप याद रखिएगा, गार्नर कहते हैं राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है। राज्य का क्या हुआ? विकास हुआ है। राज्य इतिहास का फल है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे विकास से हुआ है। राज्य के विकास में बताते हैं कई निम्नलिखित भूमिका निभाई है। जो भी विचारक विकासवादी सिद्धांत करेंगे, जैसे गार्नर, वर्गेस, मैकाइवर, ब्राइस, ये कहेंगे कि इसका विकास कई कारणों से हुआ है, न कि एक कारण से हुआ है। जैसे ये कहते हैं कि मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध से परिवार और परिवार से समाज और समाज से राज्य का विकास हुआ है। ठीक है। और धर्म से हुआ है, धर्म के कारण हुआ। धर्म के लोगों ने अपना धर्म के अनुसार लोग अपना कार्य करने लगे, डिसिप्लिन रहने लगे, अनुशासित रहने लगे, तो इस तरह राज्य का विकास हुआ। राजनीतिक चेतना से हुआ कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे बनाना चाहिए, राजनीतिक चेतना से हुआ है। बल सिद्धांत भी इसमें है। बल सिद्धांत ने क्या किया कि निरंकुश सत्ता के कारण लोग जो है अनुशासन में रहना सीखे। वैज्ञानिक चेतना है, सामाजिक प्रवृत्ति है। ये सिद्धांत क्या कहता है? विकासवादी सिद्धांत मतलब एक कारण से नहीं हुआ, राज्य का निर्माण कई कारणों से हुआ है। ठीक है। तो इन तत्वों को जो पता चलता है कि राज्य किसी एक कारण का परिणाम ही नहीं है। राज्य के विकास में सभी कार्य जो है भूमिका निभाई है। इस तरह राज्य की उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांत में सभी सिद्धांत शामिल है। इसलिए इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त और प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। सबसे प्रमाणिक सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत को ही माना जाता है। राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है। गार्नर कहते हैं राज्य का निर्माण नहीं विकास हुआ है, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए वर्गीस कहते हैं कि राज्य मानव प्रकृति पाए जाने वाला सार्वभौमिक सिद्धांतों की एकता है। सार्वभौमिक, ये कहते हैं कि सभी सिद्धांतों का, मैंने विविधता में एकता मानते हैं कि सभी सिद्धांत इसमें शामिल हैं। कौन कहता है? वर्गीस कहते हैं। ये वर्गीस नहीं, ये वर्गीस है। वर्गीस कहते हैं राज्य मानव प्रकृति में पाए जाने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की एकता है। ये सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत ऐसा है जिसमें सारे सिद्धांत पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का आर्थिक सिद्धांत या मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत में एंगल्स हैं। एंगल्स क्या कहते हैं? एंगल्स मार्क्स के बहुत अच्छे दोस्त थे। इतिहास की सबसे अच्छी दोस्ती, बहुत महत्वपूर्ण दोस्ती मानी गई। एंगल्स की एक पुस्तक है फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें एंगल्स ने इसमें क्या बताया है कि राज्य ने न तो ईश्वर की सृष्टि है। देखिए, ये भी सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत वो तो किसी को नहीं मानता है। वो तो कहता है कि पूंजीपतियों की देन है, पूंजीपतियों ने राज्य का निर्माण किया है, अपनी सुरक्षा के लिए किया, अपने फायदे के लिए किया है। एंगल्स ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से नहीं हुई है, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक विकास ही नहीं है। ये कहते हैं राज्य का सामाजिक विकास के निश्चित निश्चित परिणाम से है। ये होता लिखा गया है। ये कहते हैं कि राज्य सामाजिक विकास के निश्चित, ये काट दीजिए,
निश्चित परिणाम से हुआ। अब निश्चित परिणाम क्या है? ये समझिए, यह निश्चित अवस्था निजी संपत्ति का विकास है। ये कहते हैं निजी संपत्ति के विकास से राज्य का निर्माण हुआ है। जैसे आज भी देखिए जो प्राइवेटाइजेशन होता है, उसमें कौन अमीर होता है? अमीर ही अमीर होता है। तो इन्होंने कहा कि निजी संपत्ति, उनका निजी संपत्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अडानी, अंबानी तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी संपत्ति बढ़ रही है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि राज्य जब निर्माण नहीं, जब राज्य बना नहीं था, भारत, अमेरिका, चीन, जापान जब ये सब बना नहीं था, तो लोग राज्य को बनाने के लिए क्या करे होंगे? किसी के पास सारे मशीनें रहे होंगे, सारी संपत्तियां रही होंगी, तो समाज दो वर्गों में बढ़ गया होगा, एक मजदूर वर्ग, एक अमीर वर्ग। मजदूर वर्ग से अमीर वर्ग खूब काम करवाता रहा। एंगल्स का मानना है कि अमीर वर्ग, मार्क्सवादी, जो भी मार्क्सवादी रहेगा वो यही कहेगा कि मजदूर वर्ग, बुर्जुआ बुर्जुआ वर्ग, दो वर्ग बट गए। ये दोनों वर्ग में मजदूर वर्ग के ऊपर बुर्जुआ वर्ग था, अपना आधिपत्य जमाता था, उनसे 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे काम करवाता था, और सैलरी उनके नाम मात्र के बराबर देता, अपने 4 गुना मुनाफा कमाता था। तो बुर्जुआ वर्ग क्या करता? अमीर वर्ग का शोषण करता था, दोनों के। तो इसी को लेकर के मजदूरों ने, कार्ल मार्क्स ने क्या किया? सबको इकट्ठा किया, कहा तुम्हें दुनिया में पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं, इसलिए इकट्ठा हो जाओ। पूरी दुनिया को इकट्ठा करना चाहा, इकट्ठा करके यहीं से वर्ग संघर्ष शुरू होता है। बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग में, दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। इससे क्या करता है सर? जो बुर्जुआ वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, ये कहता है कि हमारे ये तो मजदूर हमसे खुद लड़ने लगे। तो पूंजीपतियों ने क्या किया? कहा कि राज्य का निर्माण कर लेते हैं, जिससे राज्य के निर्माण में सब पे एक समान कानून थोपी जाएगी, तो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो राज्य का निर्माण कर लेते हैं। तो पूंजीपतियों ने राज्य का निर्माण किया। तो इस सिद्धांत के मान्यताकार ये कहते हैं कि इससे उन लोगों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि मजदूर वर्ग के पास जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? हथियार लेकर खड़ा हो जाएंगे। और नुकसान किसका होगा? बुर्जुआ वर्ग का होगा। जब बुर्जुआ वर्ग का नुकसान हुआ, तो उसने अपने राज्य का निर्माण किया। ये सिद्धांत यही कहता है। इस तरह इसका एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, लेनिन ने इस तरह राज्य कभी न समाप्त होने वाला वर्ग संघर्ष का परिणाम है, लेनिन ने कहा। ये स्टेटमेंट बहुत ही बार ये पूछा जाता है। आप देखेंगे, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट आपको बार बार पूछा जाता है। राज्य कभी न समाप्त होने वाला संघर्ष का परिणाम है, लेनिन का आप जरूर याद रखेंगे, ये वाला इनका स्टेटमेंट बराबर आता है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति आर्थिक सिद्धांतों को निजी संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण मानता है। राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष को समाप्त करके बुर्जुआ वर्ग का पोषण और सर्वहारा वर्ग का शोषण के लिए हुआ है। इसलिए क्या है? राज्य कृत्रिम संस्था है, मानव द्वारा बनाई गई, पूंजीपतियों ने बनाया है, ये सिद्धांत मानता है। ठीक है, अब देखिए अगला हम देखते हैं राज्य का विकास कैसे हुआ। ये सारे सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ लिया कि मार्क्सवादी सिद्धांत ने क्या बताया, मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धांत ने क्या बताया, बल सिद्धांत ने क्या बताया, पितृसत्तात्मक सिद्धांत ने क्या बताया। अब इस तरह आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि राज्य का विकास क्या हुआ। देखिए राज्य सबसे पहले क्या हुआ? कबीला राज्य या प्राची राज्य था। उसके बाद यही राज्य नगर राज्य में परिवर्तित हो गया, नगर राज्य बन गया। नगर राज्य, उसके बाद रोमन साम्राज्य बन गया। रोमन साम्राज्य के बाद जो है सामंतवादों का शासन आया। सामंतवाद के बाद जो है राष्ट्र राज्य बना। वर्तमान में आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य का चल रहा है। राष्ट्र राज्य प्रारंभिक रूप में कबीला राज्य था, लेकिन आज की वास्तविक शुरुआत, इसकी जो वास्तविक शुरुआत है, आज नहीं, ये आज काट दीजिए, इसकी वास्तविक शुरुआत नगर राज्य से मानी जाती है। यूनान के छोटे छोटे राज्य, इन्हें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू थे, इन्हें पोलिस कहा जाता था। यूनान में जो राज्य थे उन्हें नगर राज्य कहा जाता था, नगर राज्य को पोलिस कहा जाता था। वहां प्रजातंत्र लागू था। लोग जब भी कोई नीतियां कानून बनाना होता था, तो एक जगह इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होकर अपने लिए कानून, अपने लिए नीतियां बनाते थे। आज हमारे यहाँ क्या है? प्रजातंत्र तो है, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सभी लोग इकट्ठा करना, आज संभव ही नहीं है। तब लोगों की जनसंख्या कम थी, इसलिए एक जगह इकट्ठा होते थे और अपने लिए कानून, अपने लिए नीतियां बनाते थे। इन्हीं नगर राज्यों में रोम नगर राज्य शक्तिशाली हुआ। रोम नगर राज्य क्या है? वो सब पावरफुल हुआ, इसने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसने क्या किया? इसी ही रोमन साम्राज्य कहा गया। रोमन साम्राज्य की मुख्य देन ये थी, सभी जगह एक तरह का कानून रहेगा, विश्व बंधुता रहेगा और एकता रहेगी। मतलब आपके अंदर एकता की भावना इसने पैदा किया कि अपना देश, अपना राज्य। ठीक,
तो रोमन साम्राज्य जब जब पतन हुआ रोमन साम्राज्य का, उसके बाद सामंतवाद आया। जो सामंत थे, छोटे-छोटे जमींदार थे, इनके राज्य को हम समाज राज्य कहते थे। सामंतवादी राज्य को क्या बोलते थे? समाज राज कहते थे। क्या बोलते थे? समाज राज कहा जाता था। सामंत के बाद आधुनिक राष्ट्र राज आया। आधुनिक राष्ट्र राज के विकास में निम्नलिखित परिस्थितियों का योगदान रहा। क्या रहा? सबसे पहला पुनर्जागरण था, मानववाद था। पुनर्जागरण मतलब क्या था? इस सब जगह पहले धर्म का, हर जगह धर्म धर्म का इंटरफेयर था, लेकिन पुनर्जागरण से धर्म राजनीति से अलग किया गया। मैकियावेली ने राज्य शब्द का, सबसे पहले राज्य शब्द का किसी ने यूज किया है तो आधुनिक युग में, इसके पहले ही किया जा चुका है लेकिन आधुनिक युग में मैकियावेली ने किया, और बोंदा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। बोंदा ने किसका प्रयोग किया? संप्रभुता शब्द का बोंदा ने प्रयोग किया। प्रयोग करके राष्ट्र राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद क्या है? वाणिज्यिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। अब राज्य के कार्य के बारे में समझ लीजिए। राज्य का कार्य क्या है? राज्य के कुछ कार्य हैं। राज्य के कार्य, अनिवार्य कार्य है राज्य का, अनिवार्य कार्य है, राज्य का वैकल्पिक कार्य है। अनिवार्य कार्य में क्या है? राज्य का बाह्य बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, संविदा को लागू करना, यह राज्य का अनिवार्य कार्य है। आज भी देखिए हमारे भारत का क्या कार्य है? बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, संविदा को लागू करना, यह राज्य का कार्य है। संविदा मतलब किसी देश से जो भी समझौता हम करें उसे अपने राज्य में लागू करें। कहीं भी कुछ भी समझौता करें, अपने देश के आंतरिक मामलों में समझौता करें तो उसे हम लागू करें। अब वैकल्पिक, राज्य का वैकल्पिक कार्य भी है। वैकल्पिक कार्य सभी कल्याणकारी कार्य को करना, जैसे शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, लोगों को विधवा पेंशन देना, वृद्धा पेंशन देना, ये सारे कल्याणकारी कार्य हैं। ये अनिवार्य कार्य नहीं है, ये राज्य की मर्जी पर है। और संविदा को लागू करना नहीं, संविदा को लागू करना ये अनिवार्य कार्य में आता है। ठीक है। कमजोर वर्गों का उत्थान करना, कमजोर वर्गों क्या है? रिजर्वेशन दे करके इनका भी उत्थान करना है। ठीक है। इन्हें इन्हें रोटी कपड़ा मकान के ये भी हकदार हैं। अगर इनके पास नहीं तो इन्हें आवास देना, ये वैकल्पिक कार्य है, राज्य का वैकल्पिक कार्य है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। मैं पूरा फुल वीडियो कोशिश करूँगा आपको पूरा टीजीटी पीजीटी के लिए पूरा तरीके से कंप्लीट कराऊँ। धन्यवाद।